नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक शख्स है जिसका नाम है गुंटर फेलिंगर। ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला है और जब इसके प्रोफाइल पे आप जाइएगा तो ये खुद को प्रेसिडेंट बताता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नाटो एक्सपेंशन कमिटी, उसका। मुझे ऐसा लगा कि नाटो से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला तो कि ये एक फ्रॉड है जो कि एक एनजीओ चलाता है जिसका नाम इसने रखा हुआ है नाटो इनलार्जमेंट कमिटी। अब इस शख्स ने एक स्टेटमेंट दिया है और कुछ ट्वीट किए हैं, और ट्वीट ये है कि डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया। भारत जैसे अलग अलग राजवाड़ों का देश था, उसी तरह भारत को हमें डिसमेंटल करना है, पुराने भारत की तरह अलग अलग राजवाड़ों में इसको डिवाइड करना है। इतना ही नहीं, ये गुंटर फेलिंगर है, ये भी कहता है कि मोदी जो है वो रशिया का आदमी है। हमें राहुल गांधी को तख्त पे बिठाना होगा, तभी हमारा डिसमेंटल इंडिया वाला प्रोग्राम सफल हो सकता है। मैं इस तरह के पागल लोगों के बयानों पर ज्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गोरे हैं जो इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। जब तक वो जिम्मेदार पद पे नहीं है तब तक कोई महत्व नहीं। लेकिन फिर बिहार चुनाव से जुड़ी एक खबर पर मेरी नजर गई। यह खबर वहां लोकल अखबारों में छपी थी और अखबारों में यह छपा था कि बिहार चुनाव को लेकर जो हेडलाइंस है वो बता देता हूं। चुनाव बिहार में विदेशी दूतावासों की रुचि। यह एक बिहार का मशहूर अखबार है, उसमें यह खबर छपी है। कोई मुकेश बालयोगी साहब हैं, उन्होंने यह खबर चलाई है और उस खबर में उन्होंने दावा किया है कि बिहार चुनाव में विदेशी राजनयिक हैं, उनकी कुछ ज्यादा ही रुचि दिखाई दे रही है। और बकायदा उन्होंने लिस्ट बताए हैं जो मैं आपके सामने हूबहू पढ़ देता हूं। 9 जुलाई को नॉर्वे की राजदूत एलिन स्टेनर प्रशांत किशोर, उसके बाद मंगल पांडे और अशोक चौधरी से मुलाकात करती है, नॉर्वे की राजदूत। उसके बाद जापान की राजदूत ओइनो कोइची, एक संगठन है आजाद हिंद फौज का, कोई आशा सहाय जी हैं, उनसे मुलाकात करती है। ब्रिटिश उच्चायुक्त एंड्रू फ्लेमिंग सम्राट चौधरी या नीतीश मिश्रा से मिले। फ्रांसीसी राजदूत थियरे माथु हालात का जायजा लेने बिहार पहुंचे। म्यांमार विदेश विभाग के लोग बिहार में जातीय समीकरण को समझने पहुंचे। मुजफ्फरपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष से मिलने विदेशी राजदूत पहुंचे और अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक बफस कोलुन बिहार भाजपा के नेता कुंडल कृष्ण से मिले। आपको हैरानी नहीं हो रही है कि इतने सारे विदेशी राजनयिक बिहार में अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और उस बिहार में जहां चुनाव होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलना गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अचानक इन विदेशी राजनीतिकों की बाढ़ क्यों आ गई है बिहार में। आखिर बिहार चुनाव में ऐसा क्या है जो अलग अलग देशों के राजदूत जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आखिर वो इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं। और ठीक है, अगर बड़े नेताओं से मिलते हैं, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, तो समझ में आता है। ये भाजपा के जिलाध्यक्ष से कोई विदेशी राजदूत क्यों मिलेगा? जिलाध्यक्ष की क्या हैसियत है और मिलकर वो करेगा क्या? अरे भाई, एम्बेसडर है अपने देश का, कोई कुंडल कृष्ण से मिल रहा है, कोई मुजफ्फरपुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष से मिल रहा है, कुछ बात है क्या? सवाल तो कम से कम उठा सकते हैं ना। अब मैं कोई एक ऐसा ही वियर्ड एग्जाम्पल मैंने तहकीकात के लिए सिर्फ ली कि आखिर मामला क्या है। तो एक नॉर्वे की राजदूत हैं जिसके बारे में मैंने बताया, उन्होंने जुलाई में 9 जुलाई को प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। मुझे लगा कि किस बात को लेकर मुलाकात हुई, क्योंकि फिर उनकी और तस्वीर आई बिहार भाजपा के नेता मंगल पांडे के साथ भी, अशोक चौधरी के साथ भी। शायद उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात किया नहीं की, इसके बारे में श्योर नहीं हूं। मैंने नॉर्वे के उस राजदूत के बारे में बैकग्राउंड पता किया कि वो है क्या, मामला क्या है। भारत के राजदूत रहने से पहले वो श्रीलंका, मालदीव और भूटान में नॉर्वे की राजदूत रह चुकी है। और श्रीलंका में जब एलटीटी के साथ बातचीत हो रहा था ना, तो सीआईए ने नॉर्वे को लगाया था
एलटीटी के साथ बातचीत करने के लिए। और नॉर्वे की जो टीम बातचीत कर रही थी एलटीटी के साथ, उस टीम में यह महिला थी, एलिन स्टर्न, इस तरह कुछ नाम है उनका। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि सीआईए से जुड़ी एक महिला जो कि नॉर्वे की है, राजनयिक है, वो भारत में आती है, एम्बेसडर बनती है और सीधे पहुंच जाती है बिहार चुनाव से ठीक पहले। कुछ स्पेशल रुचि है क्या उनकी? मतलब वो क्या जानना चाहती है बिहार में? और अचानक बिहार में, इससे पहले कई बार चुनाव हुए, इतने विदेशी राजनीतिकों को मैंने नहीं देखा। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे ही कि अमेरिका और सीआईए डेस्परेटली भारत में बदलाव चाह रहा है, परिवर्तन। क्या कोई फॉरेन लॉबी भारत के अगेंस्ट काम कर रही है? मार्केट के एक्शन को देखकर पिछले कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के, ये क्वेश्चन बनता है। देखिए, इतनी शानदार जीडीपी के नंबर्स आए, मार्केट नहीं चला। इससे पहले बजट में जब टैक्स कट हुआ था, उसके बाद भी मार्केट नहीं चला। अभी जीएसटी पर इतना बड़ा रिफॉर्म हो गया, मार्केट नहीं चला। मार्केट चल नहीं रहा है। बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी खबर आ रही है, मार्केट नहीं चल रहा है। गैप अप होता है, मार्केट नहीं चलता है। एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआईज लगातार इस मार्केट में शॉर्ट पे शॉर्ट जड़े जा रहे हैं। इस समय एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशंस 92% पर है। उनको बिल्कुल डर नहीं है कि मार्केट में इतनी बड़ी मैक्रो खबर आती है, फिर भी मार्केट नहीं चलता है। एक सवाल जरूर बनता है कि क्या कोई लॉबी है जो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, और अगर ऐसा है तो हम सबको इस पर काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। कोई इंडियन एम्बेसी में अमेरिका के जो राजदूत बनाए गए हैं, उनके एक डेप्यूटी बनाए गए हैं, डोनाल्ड लू नाम है उनका। और जो लोग डोनाल्ड लू को जान रहे हैं वो जानते हैं कि डोनाल्ड लू रेजिम चेंज के लिए जाने जाते हैं, यानी तख्ता पलट के लिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसमें डोनाल्ड लू का नाम आया। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, उसमें डोनाल्ड लू का नाम आया। अब वो भारत में डेप्यूटी बनकर आए और वो जिस तरह लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के बिल्कुल नीचे तक ग्रासरूट लेवल के लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उससे कुछ तो शक होता है, आशंका होती है। अब मैं एक और बात आपको कह रहा हूं। डीप स्टेट काम कैसे करता है, इस पे जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे एक ग्राफ दिखाई दिया। वो ग्राफ आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डीप स्टेट जो है वो एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जैसे दुनिया में जो शैक्षणिक संस्थान है ना, उसको पकड़ता है। और वो एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, भारत के इंडियन वोकनेस के जरिए इंडियन सिस्टम में प्रवेश करते हैं। वो क्या करेंगे कि आपको प्रोग्रेसिव के नाम पर और जेएनयू जैसे संगठनों के नाम पे यहां पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और तब वो जाके इंडियन सिस्टम में अंदर आते हैं और फिर तब वो इंडिया को कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इस अभियान का नाम आपने कहीं सुना है? कहीं भी? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व ये आज का नहीं है। 2005 में अमेरिका से ये मूवमेंट शुरू हुआ था कि जो ग्लोबल हिंदुत्व है उसको डिसमेंटल करना है। 26/11 में जो हमले हुए हैं उसमें कसाब के हाथ में कलावा, आपको याद है, हिंदू की तरह दिखे, ताकि हिंदुओं को हम ये कह सके कि हिंदू भी आतंकी होते हैं। उसके बाद भगवा आतंकवाद का जो शब्द आपको जो कॉइन किया गया वो आपने समझा। उसके बाद हिंदू के तीज त्योहार परंपराओं पर जो आक्रमण किया गया वो समझा। हिंदुओं के साधु संतों पर लगातार आक्रमण हुए, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, वो समझा। जब डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व आप समझेंगे तब पता चलेगा कि यह तैयारी, तख्ता पलट की तैयारी कोई एक दिन में नहीं होती। धीरे 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 वो अंदर गहरे जड़े जमाती है और तब पॉलिटिकल तख्ता पलट होता है। आपको मैं बता दूं कि भारत के आसपास कहीं भी तख्ता पलट हुआ है तो चुनावों में धांधली को लेकर हुआ है। बिहार में चुनाव से पहले ही एक नैरेटिव बनाया जा चुका है कि वोट चोरी की जाती है, धांधली होती है। भगवान न करें अगर कल को चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आ जाए तो इस बात का वितंडा खड़ा किया जा सकता है कि बिहार चुनाव में धांधली हुई है। और उसके बाद बंगाल के चुनाव है, केरल के चुनाव है, तमिलनाडु के चुनाव है। इन सब राज्य को सेंसिटिव राज्य मान सकते हैं।
सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैंने जो बोला है उस पर हूबहू भरोसा मत कीजिए, आप खुद पता लगाने की कोशिश कीजिए, शायद आप सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार।